हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और इसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, और साथ ही साथ एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, √625 है, डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई है √144 डिवाइड 3 और मल्टीप्लाई 0.07। तो देखिए ऊपर क्या है √625, तो 625 का रूट क्या होता है 25, नीचे में 5। 144 का रूट क्या होता है, किसका है 12 निकलता है यहाँ से, डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई क्या है 0.07। तो देखिए ये डायरेक्टली 5 से कट जाएगा, ये 12 को 4 से काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 20 और 0.07। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 140 और पॉइंट कितने के बाद है 20 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और पॉइंट है 2 के बाद, तो यहाँ पे दे देंगे, तो 1.40 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1.40 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगी। यहाँ पे रेट पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका देखिए आसान भाषा क्या है कि देखिए जो साधारण ब्याज है ना वो हर साल सेम होता है। जैसे 40 है 2 साल में, तो पहले साल 20 रुपये हुआ होगा, फिर दूसरे साल भी 20 रुपये होगा, तब दोनों साल मिलकर कितना हो गया 40। और एक चीज़ याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, साधारण ब्याज पहले साल जितना होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। तो पहले साल साधारण ब्याज कितना था 20 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल 20 रुपये होगा। बाकी कितना बच गया, 41 में 20 पहले साल हुआ तो बाकी बच गया 21। यानी कि दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल 20 रुपये में 20 रुपये से 21 रुपये हो गया, यानी कि कितना वृद्धि हुआ, एक का। किस में वृद्धि हुआ, एक का 20 रुपये में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ब्याज दर, रेट निकालना है। तो 20 पंचे 100, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5%। देखिए ये इस तरह से ट्रिक पे निकाला जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है इसमें। ये जो साधारण ब्याज है 2 साल का, उसको 2 से डिवाइड कर लेना, तो एक हो गया 20, दूसरा हो गया 20। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है पहला साल तो जितना साधारण ब्याज है उतना ही रखना है 20, और बाकी 41 में 20 माइनस कर देना है, तो कितना बचा 21। अब यहाँ देखिए कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, किससे वृद्धि हुआ 20 में, और मल्टीप्लाई कर देना है 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5%। तो इसका 5% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 38 परीक्षार्थी समान ज्ञान में फेल हुए और 29 परीक्षार्थी गणित में तथा 10 परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास होंगे। देखिए सामान्य ज्ञान में कितने फेल हुए 38, ठीक है, और गणित में कितने फेल हुए 29, और दोनों मिला के कितने फेल हुए 10। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, मतलब समान ज्ञान में जितने हैं और गणित में जितने हैं उसको प्लस कीजिए, और दोनों में जितने फेल हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16 17 के साथ 1 बचा, 3 2 5 1 6 में 10 माइनस करेंगे 57। तो ये जो 57 निकला ना, ये निकला फेल। क्या निकला, फेल, इतना फेल कर गया। तो फेल आप कैसे निकालता है ये समझ में आ गया कि सामान्य ज्ञान में कितना फेल था 38, गणित में कितना फेल था 29, और दोनों में कितना फेल था
ठीक है, 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल, तो 10 उसको माइनस कर देना है ये दोनों को प्लस करके, तो जो आता है 57 वो निकलता है एक्चुअल में फेल कितना बच्चा हुआ, कितना परसेंट बच्चा फेल हुआ। ठीक है, 57% फेल हुआ। अगर ये पूछा जाता कि कितना फेल हुआ तो आंसर यही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रतिशत पास हुए। अब देखिए 100% जो है विद्यार्थी होता है हमेशा, उसमें तो 57 फेल हो गया, तो 57 अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना आपका 43%। तो 43% क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनाना है। तो 43% यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की कीमत को 10% कम करता है। ठीक है, तो खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो इसके लिए एक इजी ट्रिक है, खाद्य वस्तु की कीमत में कितना कमी करता है, तो 10%, उसको लिखिए डिवाइड बाय। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो कमी जब भी करे ना तो 100 में माइनस कर दीजिए ये 10, तो 100 में माइनस कर देंगे 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 10/90 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर देना, ये गया ये गया, यानी कि 100/9, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 11 इतना परसेंट, 11 होल 1/9%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, देखिए है ना 11 होल 1/9%। तो यही इसका ट्रिक है। अगर यहीं पे उल्टा अगर काम होता, देखिए ये तो हो गया, अगर इसी में देखिए उल्टा क्या कर देगा कि 10% अगर वृद्धि हो गया, ठीक है, कोई व्यापारी अपने खाद्य वस्तु की कीमत में 10% अगर वृद्धि करता तो उसी टाइप से होता 10 होता, लेकिन नीचे क्या हो जाता 100 में वो 10 प्लस हो जाता। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 होता ही, मतलब यहाँ पे तो वही रहेगा वृद्धि या कमी। ठीक है, बाकी यहाँ पे 100 रहेगा ही, और यहाँ पे अगर वृद्धि हुआ है तो प्लस और कमी हुआ है तो माइनस देना है। ठीक है, और जितना कमी या वृद्धि हुआ यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई का 100 देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, प्लस का अर्थ डिवाइड हो तथा डिवाइड का अर्थ माइनस हो, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस 40 लिखिए, यहाँ पे क्या है 40, उसके बाद है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दीजिए 12, उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद है 3, फिर है माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ बोला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, और फिर है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या बोला, डिवाइड का अर्थ बोला है माइनस, तो माइनस का 60 कर दिया और इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले आप जानते हैं पहले किसका यूज होता है, पहले डिवाइड का यूज होता है, तो इस दोनों को डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का रूल यूज होता है। ठीक है, 3 से 12 को डिवाइड किए तो 4, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में ये क्या है 6, तो ये हो जाएगा 24, तो इधर बच्चा आपका 40, ये दोनों मिलके कितना दिया 24, प्लस क्यों लिखें क्योंकि यहाँ प्लस था। ठीक है, और माइनस का 60, जो 40 में 24 प्लस कीजिए तो होता है 64, और 64 में 60 माइनस कीजिएगा तो होगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इसके लिए मैं एक आसान आपको ट्रिक बताता हूँ, एकदम इजी एकदम सरल। क्या पूछा है, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, प्रथम 10 संख्या लिखा हो, प्रथम 12 संख्या, 25 संख्या जो भी लिखा हो, और सम संख्या का औसत अगर पूछे, यानी कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत या प्रथम 25 सम संख्या का औसत, तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है। जैसे यहाँ पे कितना बोला 10, तो 10 में
आप सिर्फ एक प्लस कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया 11। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मतलब समझ में आ गया। जैसे यहीं पे क्वेश्चन दूसरा होता कि प्रथम 25 सम संख्या का औसत, तो इसका आंसर क्या होता? 25 में आप एक प्लस कर देते 26। जैसे यहीं पे होता प्रथम 50 सम संख्या का औसत, तो क्या करते? 50 में एक प्लस कर देते तो 51 उसका आंसर होता। देखिए ऐसा क्यों होता है आप समझ लीजिए। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देके समझा रहा हूँ। जैसे आपसे पूछे प्रथम, इसको मिटा दीजिए, प्रथम तीन सम संख्या का औसत, तो प्रथम तीन सम संख्या क्या हो जाएगा? एक होगा 2, उसके बाद होगा 4, इसके बाद होगा 6। इसका औसत, तो इसको पहले प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 4 6 6 6 12। ठीक है, और औसत क्या होता है? जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना। तो 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 4। देखिए यहाँ पे जितना नंबर है 1 2 3, तो उसका औसत हमेशा एक ज़्यादा आता है ना? 3 से एक ज़्यादा यानी कि 4। यहीं पे इसको अगर आप ये करते कि एक नंबर और बढ़ा लेते, तो उसको भी करके देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं प्रथम 4 संख्या का औसत पूछता, तो 2 4 6, उसके बाद क्या आता? 8। तो इसको प्लस कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 6 12, 12 8 20। और टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आएगा? 5। देखिए जितना नंबर था 1 2 3 4, उससे औसत एक ज़्यादा आता है। तो यही इसका ट्रिक है कि सम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो जितना सम संख्या है, ठीक है, उसमें एक प्लस करके वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि ए बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और ए अकेला उसे 24 दिन में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए इसके लिए क्या है, ए बी कितने दिन में पूरा करता है? 16 दिन में। डी से क्या हो गया? दिन। ए कितने दिन में करता है? तो 24 दिन में। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। ये जो एलसीएम निकलता है ना, ये एक्चुअली वर्क निकलता है। मतलब काम कितना था? 48 काम था। तो ए बी 48 काम को 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 3 काम करेगा, 3 वर्क पर डे ना। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। उसी तरह ए जो है 48 काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 48 में 24 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 वर्क पर डे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो इसका मतलब ये बताइए बी एक दिन में कितना करता होगा? देखिए ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम? 3 काम, और ए अकेला ही एक दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब हुआ कि बी एक काम करता होगा एक दिन में। ठीक है, बी कितना करता होगा? एक दिन में एक वर्क करता होगा। ठीक है, तभी तो बी का 1 मिला और ए का कितना मिला? 2। तो 2 1 3 हो गया। अब देखिए ये चीज़ तो पता चल गया कि बी एक दिन में एक काम करता है। तो क्वेश्चन था बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? किस कार्य को? यहाँ जो 48 कार्य है, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 48 दिन में कितना? 48 काम करेगा। मतलब 48 वर्ग को 48 दिन में करेगा। कैसे निकलेगा? ये 48 वर्ग जो है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 1 वर्ग और डी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 48 दिन में। ऐसे भी सोचिए कि एक दिन में एक काम होता है, तो 48 काम कितने दिन में होगा? 48 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांक की संख्या कितनी है? तो देखिए अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? अभाज्य पूर्णांक जो है वो नंबर होता है कि जो एक से और सिर्फ अपने से डिवाइड हो और किसी से नहीं। जैसे हम बोलते हैं 5। देखिए ये किसी नंबर से डिवाइड होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ
1 से होता है और खुद से डिवाइड होगा। जैसे हम बोल दे 13 किसी और नंबर से डिवाइड होता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 से होता है और खुद अपने से ही। तो ये सब हो गया अभाज्य पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या। तो 10 और 40 के बीच कितना हो जाएगा? तो 10 और 40 के बीच एक 11 होगा, 12 तो होगा नहीं क्योंकि वो 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, फिर 13 होगा। ठीक है, इसी तरह आपका 17 हो जाएगा, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, फिर 29 आता है, उसके बाद 31 आता है और नेक्स्ट और कौन आएगा? उसके बाद एक 37 आएगा। और ऐसा कोई नहीं है कि इसके बीच में अभाज्य संख्या हो। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 और 40 के बीच 8 अभाज्य संख्या है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी है। देखिए 7 टीम है, ठीक है, और टोटल मिला के 7 टीम में 87 खिलाड़ी हैं और प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम कितना है? 12 खिलाड़ी। अगर प्रत्येक टीम में मान लेते कम से कम 12 खिलाड़ी रखे तो कितना हो जाता है 7 टीम मिला के? तो बरसते 84, यानी कि 84 खिलाड़ी। अब बोला प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं, किसी एक के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी होगी? मतलब खिलाड़ियों की किसी एक के लिए सबसे बड़ी, और 12 कम से कम रहना ही चाहिए। तो मान लेते हैं 12 खिलाड़ी अगर सातों टीम में हम दे दें तो 84 हो गया। बाकी कितना एक्स्ट्रा बचा है? 3 एक्स्ट्रा बचा ना। 87 में 84 माइनस करेंगे कितना? मतलब 3 खिलाड़ी। तो किसी एक टीम में हम 3 खिलाड़ी भेज देंगे तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? 12 तो पहले से है, 3 और चला गया उसमें तो 15, यानी कि मैक्सिमम किसी एक टीम में कितना खिलाड़ी हो सकता है? 15 खिलाड़ी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, और इसी टाइप का ट्रिक आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो रोज़ाना मिलता रहे। थैंक यू।